हिस्ट्री का सोचो, आपके 10 से 12 मिनट में पूरा हिस्ट्री का पेपर मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हिस्ट्री के पेपर में जितना बताया इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। हाँ, बस टॉपिक कवर करना अच्छे से, जिससे कि पेपर में आपको बढ़िया मदद मिले। समझे भाई, 10 मिनट में पूरी हिस्ट्री खत्म। अब सोचो भाई, आधे घंटे के अंदर पूरा एसएसटी पेपर आपके सामने आ रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। समझे दोस्त। नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई, ये जो है आपके एसएसटी के इंग्लिश मीडियम में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो भी आपके प्री बोर्ड में आने वाले हैं। मेरे भाई, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैथ्स में आप देख चुके ऑलरेडी सारी चीजें, हिंदी में भी आपके ऑलमोस्ट, क्योंकि हिंदी में बना आने वाला था तो टॉपिक वो मैच करता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं करता। तो मेरे भाई एक पॉइंट ये देखो, जो भी अगर मैं आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। मेरे भाई, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जिन्होंने ज्यादा चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है उनको टेंशन नहीं लेनी है। जो जो चैप्टर बता रहा हूं आप बस उसको सही से करो, मे भी आपके काम वहां से बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरे चैप्टर रिमेनिंग बचेंगे उससे आपके केस बेस्ड आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस देखो मैं जो आपको बता रहा हूं। तो मेरे भाई, हिस्ट्री में आपको सबसे पहले ये आपका क्या है, हिस्ट्री में सबसे पहले ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तो आपको मस्ट करना ही करना है, क्योंकि यहां से एक आपके एमसीक्यू भी आ जाएगा और यहां से एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा। समझे मेरे भाई। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, यहां से आपके एक एमसीक्यू आएगा और ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जितना बता रहा हूं दिल दिमाग से सुन लो, आज तक आपने जहां पे भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है सब फॉरगेट कर दो, बस 2 मिनट के लिए, जितनी लंबी वीडियोस हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एसएसटी का स्यापा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। एक तो ये हो गया, इन सबों में से फिर आपको एक यहां से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मतलब कि हिस्ट्री में 3 चैप्टर जहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। एक आपके पास नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया जो अपना प्यारा भारत के बारे में बताएगा, और ये मॉडर्न प्रिंट एंड कल्चर वाले में से। यहां से फिर ज्योग्राफी में आ जाओ मेरे भाई, बस ये 3 को अच्छे से रगड़ के करो, उसके बाद देखी जाएगी। मेरे भाई एक चीज यार, 3 जो है आपके ये जियो से आपके 3 क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास मैप आने वाले हैं, और जो है आपके यहाँ हिस्ट्री से 2 मैप आने वाले हैं। ये दोनों चीज आपको मैं बता दूं, आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, जो पिछले साल का मैप था, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कंप्लीट मैप आपको मिल जाएगा, जाके उसे देख लो, 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। तो मेरे भाई ज्योग्राफी में आ जाओ। ज्योग्राफी में एक तो आपके सामने यहाँ से एक तो देखो, ये ना आपके केस बेस्ड आने के पूरे चांसेस हैं। केस बेस्ड यहाँ से पूरा का चांसेस होगा। फिर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, यहां से देखो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, बस एक थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओ, चैप्टर्स को थोड़ा बहुत देख लो, यहां से आ जाएगा। ज्योग्राफी में ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, समझे मेरे भाई। हाँ, बस मैप में जो आने वाला है वो पक्का फिक्स है। फिर पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग, यहां से आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। ठीक है दोस्त, लॉन्ग क्वेश्चंस आने के बाद फिर आपके पास फेडरलिज्म से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, यहां से फेडरलिज्म से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। तो मैंने क्या था, हिस्ट्री में 3 चैप्टर जो पूरे दिल दिमाग में होने चाहिए, जो टॉपिक वही बताऊंगा उतना भी कर लोगे, सफिशिएंट होगा। फिर ज्योग्राफी में कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, केस बेस बता दिया मैंने किस चैप्टर से आएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से आपके 3 चैप्टर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और मेरे भाई याद रखो, यहाँ से आपके पास फ्री के नंबर है। इकोनॉमिक्स में क्या है, फ्री के नंबर है। सबसे पहले ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मेरे भाई अगर आप इतना करते हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर आपके सामने ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स से सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। मनी क्रेडिट से 3 नंबर वाला क्वेश्चंस बनेगा। इतना एग्जैक्टली नोट कर लो, जाके पेपर में मिला लेना, चाहे बॉयज शिफ्ट में हो, इवनिंग मॉर्निंग, आपके पेपर यही फंसेगा, 110% है। तो मेरे भाई ये जो सिनेरियो था मैंने आपको बता दिया। अब यहां से कंटिन्यू आप देखते जाना, ये एक ओवरव्यू था। तो भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी पे, और मेरे भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको 2025 के बोर्ड में यहीं से 90+ मिलेगा। और इसके साथ साथ अपने एप्लीकेशन पे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके ये जो 10th के सेक्शन में जाके जो आपके पास ई बुक वाली है ना भाई, ई बुक में आपके पास सीबीएसई के मार्किंग स्कीम है मेरे भाई, ये आप जाके जरूर चेकआउट करो, क्योंकि यहां से आपके सारे सब्जेक्ट के दूर हो जाएंगे टेंशन कि सीबीएसई वाले कैसे नंबर देते हैं। समझे मेरे भाई। तो ये 4950 का है, आप जाके चेकआउट करो। जो दुनिया में आप इधर उधर
पैसे इन्वेस्ट करते हो वो पैसा यहाँ लगाओ, आपको पूरा आउटपुट मिलेगा। तो चलो अब चैप्टर वाइज देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंदर से एक आपके पास सिंबल्स में से ये सिंबल आपको करके जाना, जैसे ब्रोकन चेंज आ गया, यहाँ पे ईगल वाला आ गया, क्रॉन ऑफ लीव्स आ गया, तो ये क्या होगा आपकी क्रॉस मैचिंग के लिए आएगा। और उसके बाद जो स्टेटमेंट मेटरनिक ने कहा था वो भी आप यहाँ पे करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके 110% है मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में खांसी जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिक ने कहा था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रख के जाना, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से सारी चीजें होने के बाद आप आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। एमसीक्यू अभी नहीं देख पाएंगे, बट हाँ डेफिनेटली फाइनल के लिए मैं आपको करवा दूंगा। बट अभी हम देखेंगे आपके सामने जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे फटाफट से लॉन्ग क्वेश्चन। दो नंबर में हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। देखो जो लंबे क्वेश्चन है वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज करके हैं। देखो मेरे भाई जब ये सारी चीजें आ जाता है तो किस तरीके से ये कहानी बनती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दो तो पक्का ही पक्का टिक कर लो, क्योंकि दो ये यहाँ से आना ही आना है, क्योंकि जो भी चीजें हो जाए, समझे मेरे भाई। उसके बाद अब बात करना जो भी चीजें होगी इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, इसके अंदर में भले ना दिया हो, ठीक है, लेकिन आप एक बार मार्क कर लो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, क्योंकि ये पेपर में आपके पास 110% है, आना ही आना है। और यहां से तो भाई जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे सारे आपके टॉपिक होंगे। अगर आपने टॉपिक पीछे पढ़ा होगा तो इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, अदरवाइज इसमें कोई चांसेस नहीं है, समझे मेरे भाई। तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस है यहाँ पे आ जाओ, जो आपके पेपर में यहाँ पे आने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस द, एक पॉइंट याद रखना किस तरीके से कहानी आती है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड एक ब्रिटेन इटली का भी एक ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दो यहाँ से आप जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस दो जरूर ही बनेंगे, समझे भाई। उसके बाद ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज रिजल्ट टू लॉन्ग ड्रॉन एंड द आउट प्रोसेस डिस्कस। मेरे भाई आप 3 क्वेश्चंस कर लो, यहाँ से आपके पूरे पेपर बनेंगे। 3 क्वेश्चंस लॉन्ग पे से आपको करना ही करना है, समझे दोस्त। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो है आपके पास ये सेकंड चैप्टर आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया। यहां से आपके पास क्वेश्चंस होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो एक पॉइंट याद रखना, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आपको पक्का इंपॉर्टेंट मार्क करके जाना है। इनके कॉजेस लेके आपके कंक्लूजन तक सारे लिख के आना है। और मेरे भाई इसके अंदर में जो अभी आपके सामने वीडियोस ये अपलोड होंगी, इसमें जो जो चैप्टर मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर्स होंगे। जैसे 2 चैप्टर आपके 3 चैप्टर हिस्ट्री के करवा दूंगा, ज्योग्राफी मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आपके केस में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। दैट मींस कि ये पूरे वीडियोस आपके पूरे पेपर के लिए एक कोर पॉइंट होगा, जहां से 50-60 नंबर पूरे बन सकते हैं। और रिमेनिंग आप एक बार रिजॉल्व करके जाना, समझे। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा और भी मतलब क्लासेस हैं, समझे मेरे भाई। तो नॉन कॉर्पोरेशन वाले आपके करके जाना है, समझे। उसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन के बाद आपके पास एक आना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आप भाई सिविल डिसोबीडियंस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। अब फाइनल पेपर में भाई आपको पूरी अच्छे तरीके से शुरुआत से मैं डिटेल में सारी चीजें करवा दूंगा। तो यहां से मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। यहां पे अगर आपके पास 1 नंबर में कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था पहला कब हुआ था, यहाँ पे सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। तो एक पॉइंट और बता दूं, ये इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आपके पास जो हमारे क्या थे बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने हर जगह भाग लिया था, तीनों में थे। और महात्मा गांधी सेकंड वाले में गए थे, समझे मेरे भाई। और जो गांधी जी सेकंड वाले में गए थे ब्रिटेन, वो कौन से शिप से गए थे, उन शिप का नाम था राजपुताना शिप। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, समझे मेरे भाई। तो लॉर्ड इरविन इसका मेन मुद्दा था। तो चलो ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद में ये फैक्टर्स सेंस ऑफ कोलैबोरेटिव हटाओ इसको भाई। मैं आपको सारी चीजें बता दिया कहां पे नेशनल इंडिया के। अब मैं आता हूं आपके सामने 1 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, अब मैं आता हूं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वहां पे जो बन सकता है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके पास इसके बाद तीसरा चैप्टर, तीसरा नहीं प्रिंट एंड कल्चर वाला, ठीक है, वो करवाऊंगा। उसके बाद इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, समझे। तो चलो यहां से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और भाई इस चैप्टर को दिल दिमाग में बांध लो, जो टॉपिक बताऊं, टॉपिक तो नहीं, जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसको आप कंप्लीटली कर लेना। सबसे पहले ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, क्रिएट न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, गिव टू एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी शिफ्ट में 110% आएगा, ये याद रखो।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, समझे मेरे भाई। उसके बाद सेकेंड तो था व्हाई डिड इंडियन पीजेंट जो ग्रुप एंड द मर्चेंट क्लास ग्रुप ज्वाइन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्यों मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब सबकी इधर उधर होती है तो कहीं ना कहीं एक जगह जुट होना ही पड़ता है। ब्रिटिश वाले बहुत ज्यादा इनको निचोड़ रहे थे, तो ये लोग जहां पे चाय के बागान में थे, कोई फैक्ट्री में था, कहीं था, डिटेल में बताऊंगा आपको, टेंशन ना लेना, शॉर्ट वीडियोस में होगी सारी चीजें, बट अभी स्टिल आप इसको याद रखो, यहां से क्वेश्चन छपेगा। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो तीन चीजें आपको समझ आ गई। क्या बताया मैंने कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एक आपके पास इन्होंने क्यों सिविल डिसोबीडिएंट में इन्होंने भाग लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना आपको इतनी लंबी सारी चीजें नोट्स पढ़नी है, ना ही कुछ करना है, इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। और भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइक कर दो फटाफट से इस वीडियो में। भाई आप लोग अपना जज्बा दिखा दो और 1 के लाइक पहुंचा दो, समझे मेरे भाई। फाइनल में ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट वाला हो गया, एक ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता, पिछले साल भी आया था अल्लू सीतारमण राजू का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद आपको समझ आ गया किस तरह के क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। अब आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर है, उसको भी आप तैयार कर लो फटाफट से, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपके सामने ये सिल्क रूट, उसके सामने एक कॉर्न लॉ। ये जो कॉर्न लॉ है आपके 2024 के फाइनल में आया था, ये 2023 के फाइनल में आया था, तो मे भी हो सकता है यहां से क्वेश्चंस आपको रिपीट करके दे दे। तो ये क्वेश्चंस आप दिल दिमाग बैठाओ इस चैप्टर से, और ज्यादा कुछ नहीं है मेरे इस चैप्टर से मेरे भाई, तो ठीक है, इतना पॉइंट तो समझ आ गया आपके सामने। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टैरिफ वीटो पावर होने G20 एक्सचेंज टैरिफ के बारे में नहीं, चलो मैं देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना, बस सीधी सीधी बात है, और ज्यादा कोई इसमें लफड़ा है नहीं। देखो वही चीजें बताया मैंने आपको कि कॉर्न लॉ के बारे में ही आएगा, और ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं पढ़ना आपको। मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अब सामने ये कॉर्न लॉ, ठीक है। और ये इसके बाद में एक पॉइंट और, ये इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमिक, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट आपको करके जाना है, एक कॉर्न लॉ वाला करके जाना है। ग्लोबलाइजेशन का आप बस डिफाइन पढ़ लेना, इतना कर लोगे तो सफिशिएंट होगा, समझे। जो बता रहा हूं यही आपके पेपर में छपेगा, और यही टॉपिक के आसपास ही आपके क्वेश्चंस होंगे, समझ रहे हो बात को। पीछे साल भी आप जाकर रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो। और भाई मिड टर्म में तो आपको क्या ही पता, और मैथ का पेपर देख ही चुके, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में भाई पेपर बहुत अटपटा आया था, मैं समझे इस वाले पेपर भाई 50-50 का चांस था। तो ये मैं बताता कैसा था, यार भाई ये करके चलो मेरे भाई, ये करके चलो, ये लग रहा है कि आपके पास आने के चांसेस हो सकते हैं। ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, ये वाला आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है, समझे भाई। क्योंकि मैं आपको पूरी पेपर का निचोड़ आपको मैं शॉर्ट टाइम में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई अभी आपके पास क्या समय है और कितना समय है, तो मेरे भाई इसका अच्छे से यूटिलाइज करो, जो जो बता रहा हूं इसको अच्छे से करो, और इसके साथ साथ में आप और सारी चीजें पढ़ सकते हो सके तो एग्जाम में आप हो सके जब कोई आप चीजों को समझाओ, या कोई जैसे मान लो कोई थ्योरी है उसको, जैसे मान लो सिविल डिसोबीडिएंट को दिखाओगे, जलियांवाला बाग को दिखाओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं स्किप कर चुका हूं, लेकिन आप पढ़ के जाना, वो जरूर आने के चांसेस है। आप यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आप बना के आना, अगर आप फ्लो चार्ट बना दोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मानो कि आपके आंसर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, समझे मेरे भाई। अगर भाई मजा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई एसएसपी पे एक कंटेंट ऑथेंटिक मिलता है, तो प्लीज इस बात पे एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से भाई काफी मोटिवेशन मिलता है, और यही भाई आग लगाने का काम करता है, समझे दोस्त। तो आप कर दो, फाइनल में तो सोचो पूरा पेपर ही लिख करवा देंगे, टेंशन ना लो, समझे भाई। तो आगे आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग किस तरह की सपोर्ट करते हो। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला था। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे थे, न्यू मर्चेंट्स आए थे, तो चलो देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन कर लेना, हाउ डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स कैप्चर द इंडियन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजम, है ना भाई, किस तरीके से कहानी इन्होंने पूरे कैप्चर्स कर ली थी। इसका चलो नेक्स्ट बात है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां से देखो, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनेंगे, तो हिस्ट्री का सोचो आपके 10 से 12 मिनट में पूरा हिस्ट्री का पेपर मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हिस्ट्री के पेपर में जितना बताया इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, हाँ बस टॉपिक कवर करना अच्छे से, जिससे कि पेपर में आपको बढ़िया मदद मिले, समझे भाई। 10 मिनट में पूरी हिस्ट्री खत्म। अब सोचो भाई आधे घंटे के अंदर पूरा एसएसटी पेपर आपके सामने आ रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, समझे दोस्त। तो इस चीज को समझो यहाँ पे प्रिंट ऑफ कल्चर्स में, ठीक भाई। तो यहाँ पे अगर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता दो पेपर पैटर्न करने का, जब आपको लगे कुछ फ्लो चार्ट बनाना है तो ये फ्लो चार्ट आप जरूर बनाना, कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट आप जरूर बनाना, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े। कोई मैप दिखाना तो मैप भी जरूर दिखाना, ठीक है भाई। और प्लीज
भाई मेरे भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और भाई मैंने पहले बताया सीबीएसई मार्किंग स्कीम ये आरटी डलवा के सारी चीज लिया गया है, ठीक भाई। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम तो मेरे भाई वो आप जरूर ले लेना, क्योंकि वहां से आप बहुत सारी चीजों को मतलब सॉर्ट आउट कर दोगे कि भाई एक्चुअल में पेपर किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरह से बच्चे लिखते हैं, समझे भाई। उसके बाद चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन जब आया तो किस तरीके के इंपैक्ट पड़ा और किस तरीके की भाई एक नई मतलब एरा की शुरुआत हुई, किस तरीके से बुक उठाए, तो समझे भाई। तो चलो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने देखा तो आज मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको प्रिंट कम्स इन इंडिया। फिर धीरे धीरे आप देखो जो जो भी चीजें हमारे भारत में जैसे पुर्तगीज एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, तो वो सारी चीजें मतलब बाइबल्स वाइबल्स के लिखना शुरू कर देते हैं। तो चलो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू है ज्यादा, ठीक है दोस्त। आप लोग के भाई सपोर्ट मटेरियल को पढ़ लो, प्री बोर्ड आपके पूरी सपोर्ट से छपता है, ये पहले बता दिया, ठीक भाई। भले प्राइवेट में ना हो लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में आपके पास हमेशा यही से क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस 2-3-4 मार्क्स वाले में आप सबसे पहले देखो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक भाई। व्हाई डिड प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है एक शिलालेख जिस पे हम लोग लिखते थे पहले, कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द बुक, ये पॉइंट करके जाना। फिर एक्सप्लेन द फैक्टर हेल्प इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप, यूरोप में प्रिंट कल्चर को किस तरीके से बढ़ने में मदद की। दो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे भाई। कि एक तो ये ब्रिटिश वाला कर था, ब्रिटिश वाला किधर क्या, देखो व्हाट आर द मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो मैंने पहले बता दिया। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट का डिफाइन आप करके जाना, ये आपके पास डिफाइन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। एंड हाउ डिड प्रिंटिंग रेवोल्यूशंस प्रमोट द पैशन ऑफ रीडिंग, जो ये प्रिंट कल्चर था आने से किस तरीके से पैशनेट हो गया, लोगों में नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट बढ़ गया, लोगों को रीडिंग स्किल्स अच्छी होने लग गई। तो ये मेरे भाई आपके पास था। यहाँ से मेरे को लगा हिस्ट्री में ये सारी चीजें आ सकती है, हिस्ट्री यहाँ पे होता है। एंड अब आते हैं भाई ज्योग्राफी छोड़ के पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है, पावर शेयरिंग पे। तो इतना चीज समझ आ गया भाई, एक लाइक जरूर कर दो। और अगर आप पेपर में फाइनल में कितना परसेंटेज चाहते हो, आपकी डिमांड कितनी, मतलब आप अंतर आत्मस कितना चाहते हो, प्लीज आप कमेंट करता हूँ कितना, 90 प्लस या आप 80 प्लस, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो, जो सोचोगे वैसे बनोगे, आप कमेंट करके छोड़ दो और भाई फाइनल में आपको उतने ही अचीव होंगे, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे भाई ये ज्योग्राफी की भी आपके पास ये क्वेश्चन कर लो जो आपके लास्ट है, कि यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप और खरी क्रॉप, मतलब कि खरी क्रॉप्स के बीच में एक अगला आएगा इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, एक होगा आपके पास कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद में इस तरीके के स्टेटमेंट बन के आएगा, कोई एक्स नाम का बॉय है, कोई वाई है, कुछ इस तरीके के जो आपके सैंपल पेपर में आ रखे हैं। ये मेरे को लग रहा है ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आने के चांसेस है एग्रीकल्चर वाले में। फिर एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, गिव आर्गुमेंट सपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो एक ये क्वेश्चंस कर लो, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे, समझे मेरे भाई। तो उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पे। ये आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बहुत कम मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा होगा। तो मेरे भाई ये पावर शेयरिंग में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, ये आपको पता है कि बेल्जियम जो है, आप बता सकते हो बेल्जियम की राजधानी क्या है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो मुझे बता दो, आप क्या से बताओगे उसका आंसर, आपको याद है या नहीं है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गए। तो चलो अब आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1956 हटाओ, जो मैं आपके सामने 100 बात के एक ही चीज है, डिजायरेबल पावर शेयरिंग क्यों होता है, डिजायरेबल सभी के लिए एक फॉर्म। अगला जो मेरे भाई यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे आपके पास पावर शेयरिंग से, सबसे पहले आपके पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये आप जरूर करके जाना, ठीक है भाई। पावर शेयरिंग अमंग सोशल प्रेजेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये हटाओ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद ये सिविल वॉर, तो आपको पता है कि जो घर घर की कहानियां होती है, जो आपस में युद्ध होते हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ था, उस तरीके की चीजें, समझे मेरे भाई। तो कहानी यहाँ से आपके पास लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल पावर सिस्टम और वर्टिकल, वही सारी चीजें होगी और कोई ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पास हॉरिजॉन्टल और एक आप करके जाना यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका की रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीजें होती हैं, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझे बात को। तो ये पॉइंट आप यहाँ से 2 टॉपिक कर लो, आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनने के तैयार होंगे, समझे। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट जस्टिफाई वाला, ठीक भाई, क्योंकि ये जस्टिफाई वाले में इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये स्टेटमेंट आप देखो, जो पावर शेयरिंग है ये क्या है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या है, आत्मा कह सकते हो, ये सोल है। तो यहाँ से आ जाए तमिल इलम, ये तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ भी लोगे तो आपका बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा, समझे दोस्त। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर होगी। सेकंड चैप्टर आते हैं आपके पास सामने फेडरलिज्म, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये है आपके सामने फेडरलिज्म के, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एक तो आपके सामने इनका डिफाइन याद कर लो कि फेडरल गवर्नमेंट होते क्या है, समझे मेरे भाई। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपके पेपर बनते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये आप एक ये पहला पॉइंट मान लो, यहाँ पे दूसरा मान लो, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपके पास पांचवा, छठा, सातवां। इनमें से जो छोटे छोटे लग रहे हैं आप 3-4 याद कर लो, इतना सफिशिएंट है। पेपर में आपकी क्लास होते हुए दिखेंगे, समझे मेरे। उसके बाद में फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपके पास करके जाना। और उसके बाद में आपके सामने एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जो आपके सामने अपने होल्डिंग वाला अपना इंडिया है, ये देख लो इंडिया के बारे में कर रहा है, ये यूएसए के बारे में कह रहा है, समझे। उसके बाद में आप आ जाओ क्वेश्चन, और यहां से आपके पास बनेंगे एमसीक्यू। क्या बनेंगे भाई, एमसीक्यू, या कभी कभी डिफरेंशिएट भी पूछ देते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना। तो मेरे भाई ये जो है आपके सामने यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये आपको पता है किससे लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया जो हमारे संविधान में। तो ये चीज देखो, इसके आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू भी बन सकता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। जैसे इसमें मैच करने के लिए भी आएगा, ठीक, इसमें भी मैच करने के लिए आएगा, वैसे यहाँ से कंकरेंट लिस्ट ज्यादा आता है कि जैसे मान लो एजुकेशन हो गया, या फॉरेस्ट एंड ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, ये यूनियन हो गया, या फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन हो गया, ये सारी चीजें किस में आ जाता है आपके, ये मतलब कि उसमें कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है भाई। फिर आपके पास कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आ गया, ये सारे इसके अंदर में आता है। पुलिस भी आता है, स्टेट पुलिस होते हैं, इनकी बॉडीज हो गई। फिर डिफेंस सेक्टर इनके बीच में आता है। फिर आपके पास फॉरेन जो अफेयर होता है इनके पास आती है, बैंकिंग इनके पास आती है, करेंसी एंड कम्युनिकेशन इनके पास आता है। तो ये सारे जो सेंट्रल के पास होने चाहिए वो पावर दिखा रहा है, स्टेट की पावर दिखा रहा है, और कंकरेंट लिस्ट की पावर दिखा रहा है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आता ही आता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में लैंग्विस्टिक स्टेट की बात करेंगे, तो आपके सामने एक और बता दूं, ये जो लैंग्विस्टिक स्टेट की बात करते हैं, ये आपके सामने सबसे पहले लैंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। ये आपके पास एसआरसी है ना भाई, स्टेट रेजुलेशन कमीशन पास हुआ था 1956 में, वहां की बात है। तो ये पॉइंट याद रखना, एक नंबर में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, या लॉन्ग क्वेश्चन पे बनने को आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट समझ गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये आप देखो, जब भी कभी भी आप रिलेशन की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिलेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिलेशंस होता है, ये आप पढ़ के जाना। इसके टॉपिक, इसके क्वेश्चंस कभी याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां से आपके टॉपिक क्लास होते हैं। तो इसलिए भाई देखो, सभी चीज का पैटर्न अलग होता है। जहां पे आपको लगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहिए, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया। जहां लगा आपको जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। मेरे भाई यहां से मैप का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या क्या मैप है, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए अच्छे नंबर लाने के लिए, आपको 1-2 दिन के अंदर में, समझे दोस्त। अगर इस बात पर भी लाइक नहीं करते हो तो फिर अब क्या कर सकते हो, समझे दोस्त। बस उम्मीद करता हूं आप लोग के सामने भाई, अगर ये वीडियोस पहली बार आई है तो आप सब्सक्राइब भी कर लोगे, और भाई मौज तरीके से बढ़िया से भाई फाइनल का इंतजार करोगे, वीडियोस का इंतजार करोगे। मेरे भाई एक ये पंचायती राज सिस्टम, आप जानते हो यहाँ पे पीआरएससी, देखो पंचायती राज सिस्टम रिफॉर्म जो आपके 1992 में हुआ था। तो यहाँ से भी आपके कभी कभी क्वेश्चंस, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है भाई, पॉलिटिकल पूरी एक पॉइंट्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाला आपने देख लिया, पीछे जो हमने एक चैप्टर करोगे तो दोनों जगह काम आ जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये आपके पास क्या वर्टिकल पावर होगी, ग्राम पंचायत का चक्कर पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम सीधा बड़े सोचते हैं, ठीक है भाई। मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन पढ़ के जाओ, पेपर में आपका आ जाएगा, समझे दो। वहां से भी नहीं आता है, फिर भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, बोर्ड में आपके पास पक्का आएगा, समझे। बस होप रखो, ये भाई मतलब निराशावादी बिल्कुल भी मत बनो। एक आपके पास ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर किस तरीके से कहानी बनती है, ठीक भाई। एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर आपके सेल्फ गवर्नमेंट, ये हटाओ, एक ये होल्डिंग वाला स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म क्यों होता है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर में, जो भी चीज था बता दिया। एक नंबर के लिए आप ये चीज कर लेना कि लिस्ट विस्ट ने पढ़ना, बस इनके लिए एक पढ़ देना इसके लिए कि यूनियन मतलब लिस्ट में कितने क्या आता है, इसमें क्या क्या चीज आता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में किस तरीके से जुडिशरी का इंपॉर्टेंस होता है, और जुडिशरी किस तरीके से फ्री फेयर होकर काम करती है, समझे दोस्त। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने। इसमें तो और कुछ ज्यादा मुझे लगा नहीं, बस आप कर दोगे इतना सफिशिएंट हो जाएगा, समझे भाई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अगर आपको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगा तो आप आराम से इजी तरीके से लिख देना। इसमें एक थोड़ा बहुत एसएसजी का भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले भी चिपका देना, इसके अंदर में आपका पास आंसर आ जाएगा, समझे मेरे। ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लो आप, ये सारे टॉपिक पढ़ लोगे इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो आपके सामने
अगला जो है कास्ट वाले चैप्टर से रिलीजियस और कास्ट में से ये जो गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कहा था ये भी आपको याद करके जाना है। समझे भाई, ये जो गांधी जी ने बोला था ये भी आपको याद करके जाना है। तो आप लोग बताओ, आप लोग ने बहुत पढ़ा है गांधी जी के बारे में, ये फलना बहुत छोटा सा सवाल है। तो भाई ये बताओ, ये जो हमारे गांधी जी थे इनका हैप्पी बर्थडे कब आता है मेरे भाई? चलो बता दो, मतलब बर्थडे कब था? BIR है भाई, लिख देता हूँ सही से, BIRTHDAY। बताओ भाई कब आता है इनका बर्थडे, कह सकते हो इनका जन्म कब था? ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ऑप्शन भी क्या करना, बस कर दो आप लोग, ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। तो बताओ आप लोग सभी का आंसर आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने ऐसे शेर नहीं हो जो आप आंसर दे पाते हो। समझे भाई? उसके बाद में डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट द वुमेन्स, ये आपके पास बनाने के लिए आएगा, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होते थे इससे पहले, लेकिन अब तो काफी देश हमारा उजागर हो चुका है तो चीजों को समझ चुके हैं। समझे भाई? पेट्रिकल फैमिलीज वाले होते थे, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं, मुझे तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं, क्या पता इससे केस बेस भी आपके बन सकते हैं। समझे? ये जो एमसीक्यू का लफड़ा दिख रहा है ना, ये भाई मैं आपको सारी चीजें फाइनल से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास करवाने की कोशिश किया जाएगा। समझे मेरे भाई? तो चलो एक बात देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज कह रहा है यहाँ पे, कि अर्बन क्या होता है, हेल्प टू एजुकेटिंग कास्ट इक्वलिटी के लिए किस तरीके से अर्बनाइजेशन काम करता है भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी के बीच में आप एक बार मतलब देख लो किस तरीके से चीजें होती है। सबसे पहला देखो, हाउ द जेंडर डिवीजन अफेक्ट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वीमेंस, वीमेंस की पॉलिटिकल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, एक ऊपर गांधी जी का जो थॉट था, गांधी जी बोलो या BR अम्बेडकर साहब बोलो, जिसकी भी थॉट बोलो आप यहाँ पे जरूर लिख देना, गांधी जी का थॉट हो या यहाँ पे BR अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सीधा सीधा रिलीजियस कास्ट इन सब चीजों के बारे में बता रहा, और कुछ भी नहीं है। ठीक भाई? तो BR अम्बेडकर का फुल फॉर्म पता है आपको? BR अम्बेडकर साहब का फुल फॉर्म पता है? अगर फुल फॉर्म पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो बहुत आसान सा है। ये जो आपके सामने पॉलिटिकल पार्टी से, ये आपके दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चंस, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेमोक्रेसी, क्यों होता है, और ये आपके पास एक कोलिशन गवर्नमेंट, ये आप दोनों क्वेश्चंस कर लो, यहां से आप सारे बना के लिख सकते हो, और कुछ भी नहीं है। थोड़े से पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के बारे में पढ़ लो, कांग्रेस का बना था, तो ये आप सबको होता है कि 1885 में कांग्रेस बना था। अगर एक नंबर के एमसीक्यू में पूछेगा तो आप यहां से टिक कर देना। समझे? ये हो गया एक फाइनल आपके सामने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आता है, वो आपके सामने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके पास आते ही, मतलब कि इसके अंदर से एक आपके पास डेमोक्रेसी की क्यों एक गवर्नमेंट की नीड होती है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट, ये आप जरूर करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहां से टॉपिक आ जाएगा। क्योंकि आप बताओ किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताइए। डेमोक्रेसी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रहेगा तो भाई आप देश को आगे बढ़ा सकते हो। जिसमें कि आपके सामने देखो सोशल आउटकम्स क्या होता है डेमोक्रेसी में, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आता है, डिग्निटी फ्रीडम ऑफ सिटीजन आता है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक्स में आपके सामने दो है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आउटकम्स में आपके पास रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आता है, क्योंकि देश के पास पैसा रहेगा, देश इकोनॉमिक कंडीशंस में आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी सबको अपना अपना राइट्स होगा, उस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। समझे मेरे भाई? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें था डेमोक्रेसी के अंदर में, तो जो आप यहाँ पे कर सकते हो, डेमोक्रेसी अकोमोडेशंस सोशल डाइवर्सिटी, ये वाला टॉपिक तो आप करके जाना, क्यों जरूरत होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस दिखा देता हूं आपको। लॉन्ग क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस आपके पास है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा आपके सामने भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में, यहां से आप जरूर समझो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। समझे भाई? एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी accommodates the social diversity, justify the statement, ये आपके सामने justify लिखा आएगा, तो ये भी पॉइंट आप समझना। ठीक भाई? describe any 3 general features of democracy, ये आपके सामने आ जाएगा, डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस द इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप इतना कर लो, इतना आपके पास सफिशिएंट होगा, इतना आप कर लोगे तो पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपके पास सारे चैप्टर तो ऐसे इंपॉर्टेंट ही है, मैं टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बता देता हूं। समझे मेरे भाई? यहां तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई कर दो, आपके भाई 110% बोर्ड में 90 प्लस जाएंगे, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, क्या बताऊं कभी थोड़ा भला हो जाए। इसमें जो आपके सामने पहला चैप्टर है, इससे आपको ज्यादा नहीं सोचना, ना ही ज्यादा टॉपिक कवर करना है, जो मेन पॉइंट बता रहा हूं वो आप कवर कर लो। एक तो आपके सामने HDI के बारे में पढ़ लो, एक आपके सामने ये क्वेश्चन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन करना है
एक किसी के लिए डेवलपमेंट माना जाता है, किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। जैसे मान लो सरकार है, सरकार डैम बना रही है तो सरकार को तो वहां से बेनिफिट होगा ही, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे, लेकिन नियर बाय जितने भी लोग हैं वो बेघर हो सकते हैं, बाढ़ आ सकता है, ये समथिंग हो सकती है, तो वो एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट क्यों नहीं है, उस बेस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। पर कैपिटा इनकम देखना आपको, उसके बाद में मेंशन द वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलप करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आपके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट चैप्टर आप फटाफट से देख लो। ये इकोनॉमिक्स के जो आपके सेकंड चैप्टर है, जो आप देखते हो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मेरे भाई ये पूरे ज्योग्राफी या हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटिकल की बात करो, कुछ भी करो, उन सब का एक ये कोर पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सबसे प्राइमरी सेक्टर और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर, अगर ये इनके इस नाम से ना आए तो इनके दूसरे दूसरे नाम से भी पुकारे जा सकते हैं। आप एनसीईआरटी में चेकआउट करो, पूरी पूरी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि जिसमें कि आप इसे बोलोगे तो यहाँ पे ये आपके पास जो होता है, ये प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, दूसरे को ये आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जहां पे इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, टर्शियरी को आप यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो कभी कभी ये ना आके ये आ जाए तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ये मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ जहां पे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तीनों आप जरूर करके जाना और ये डेटा आप याद रख लो। ये डेटा आपके आंसर्स लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि अगर बात करेगा जीडीपी की 1971 में ये 40% प्राइमरी सेक्टर वालों को था, 21 मतलब 2011-12 में 15% हो गया, मतलब वो डिक्लाइन हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे घट के यहाँ पे बढ़ रहा है, टर्शियरी सेक्टर यहाँ तो भाई 100% बढ़ गया है, समझे। सर्विस के सेक्टर में कितना लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एक ये उस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हो जाएगा। तो मैं अभी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि आंसर्स लिखना आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपना जलवा कैसे दिखा सकते हो, समझे में रहे, तो वहां पे ये मैटर बहुत ज्यादा करता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे। तो चलो अब फटाफट से, ये तो हो गया आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे भाई इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखेंगे पैसेज करके, जैसे गीता वर्क्स एज अ रिसर्चर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये इस तरीके से मतलब आपके पास क्वेश्चंस होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक भाई। और ये आपके पास क्वेश्चन, और इसमें ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज भी कर लेना। यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, देखो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, ये कुछ नहीं, इनमें तीनों के बीच में डिफरेंशिएट देख लेना, ठीक है। डिफरेंशिएट देखने के बाद आप इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड चैप्टर भी देख लेना। ऑर्गेनाइज्ड है नहीं क्या, इधर कहां है भाई, पब्लिक सेक्टर, इसमें देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मिल नहीं रहा है, लेकिन आप कर लेना इसमें। एक मनरेगा, रूरल मनरेगा वाला भी आपके पास आएगा, महात्मा, ये मनरेगा, ठीक है, एक पॉइंट देख लेना। सेकेंडरी सेक्टर और यहाँ पे प्रमोट टर्शियरी सेक्टर, एक ये, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट, एक आपके पास ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, समझे भाई, एक ये ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से और ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं बन सकता, समझे। एक अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेना कि कभी कभी आ जाए तो वो लिख देना, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं है, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद और कुछ है क्या, और भाई कुछ नहीं। एक ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये भी कभी कभी पूछ देता है, ये लास्ट ईयर आया था, सीजनल मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, तो ये पॉइंट समझिए। इतना आपको सफिशिएंट समझ आ गया, तो बस अब थोड़ा सा एक दो ग्लोबलाइजेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इस वाले चैप्टर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आरबीआई का पूरा फंक्शन पढ़ के जाना, ठीक है, और डबल कॉन्स्टेंट भी पढ़ के जाना, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ के जाना। अगर आप इतना करके जाओगे तो आप पेपर में वहां पे बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, आप सारा सारा काम करके आ जाओगे, समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चंस होने के बाद एक क्वेश्चंस और भाई मैंने देखा था कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, यहाँ पे डबल कॉन्स्टेंट तो बना दिया, एक आपके पास ये मॉडर्न करेंसी किसको कहते हैं, अगर आप इतना करोगे इतना सफिशिएंट है। इस चैप्टर से और कुछ इधर उधर से आएगा भी, आप बना के लिख सकते हो। अरे यस या नो लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। आप पेपर के लिए कितनी तैयारी कर चुके हो, ये नहीं कर चुके हो, नहीं भी किया कोई नहीं, इतना कर लो सफिशिएंट है, बोर्ड में आग लगा देंगे। और जो मैंने आपको भाई बार बार बता रहा हूं, रिमाइंडर करवा रहा हूं कि एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करो और वहां से 10वीं के ई बुक में जाओ भाई, सीधी सी बात है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम लेके मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश सबका है, वो आप चेकआउट करो सीबीएसई में कैसे नंबर मिलते हैं और टॉपर शीट किस तरीके से बनता है, उसी के अंदर में सारी चीज है, समझे भाई। तो नेक्स्ट आपको सारी चीज बताई दिया। नेक्स्ट अब एक चैप्टर और है, उसके आप थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो देख लो, इतना सफिशिएंट है।
आपके इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर है जो आप देख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। अगर आप ये क्लास 11th में आओगे, अगर आप यहाँ पे आर्ट सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मिलेगा। जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो वहां पे इंडिविजुअल चैप्टर हो जाता है। यहाँ से मेरे भाई आपको सारा चीज अपने दिमाग पे, इनका बस क्या करो, जो कीवर्ड्स है कीवर्ड्स तैयार करो और आप यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख दोगे। बस 2-3 चीजें हैं, देखो बिफोर, पहले ग्लोबलाइजेशन के पहले क्या था, अब क्या है, ये बिफोर नाउ भी आपके सामने आने के चांसेस हो सकते हैं, समझे भाई। तो ये हो गया, यहाँ पे फैक्टर नहीं आ रहा क्या, हाँ देखो यहाँ पे है आपके सामने फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर क्या थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है ग्लोबलाइजेशन के। और उसके बाद आपके पास इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ। और मेरे भाई याद रखना, ये जितने भी आपके सामने ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है, ये ग्लोबलाइजेशन आपके 3 सेक्टर में होता है। एक तो आपके सामने यहाँ पे सोशल में होता है, एक आपके पास इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में होता है, एक आपके कल्चरल रिस्पेक्ट में होता है। जैसे हम किसी देश से, अपने देश में किसी चीज को कॉपी करते हैं, कल्चर भी कॉपी करते हैं, ट्रेड तो होता ही है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में इतना सफिशिएंट है। मैप के लिए कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करो और सीबीएसई टॉपर सीट के लिए अपना ऐप चेकआउट करो। और भाई 90+ के बाद जो भी आप रिव्यू होगी वो आप अपने ऐप पे, आई मीन उस पे कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कर लो, वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। आपके जितने भी एग्जाम्स उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। फाइनल के लिए भाई तबाही कर देंगे, टेंशन मत लो, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो अपने एसएसपी को। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जल्दी से 100 के करेंगे और इस वीडियो पे 1 के लाइक, ठीक है। आप लोगों तो सब पॉसिबल है, लाइक नहीं किया कर दो फटाफट से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।